अस्सलाम वालेकुम। ये नाज़रीन कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, ये वीडियो एक परचेज़र हज़रात के लिए बड़ी मुफीद है। इसमें मैंने 12 पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए वन बाय वन, यानी ज़ीरो से लेके एंड तक। और इन सारी वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, और ताकि आपके माइंड में हर चीज़ क्लियर हो, ताकि प्रॉपर्टी जब भी आप ख़रीदें तो आप ऐसे तरीके से उसके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसमें बहुत इशू भी है, मसले मसाइल हैं, और इसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं और उनका जानना ज़रूरी है। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। जी नाज़रीन, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो बजट है, टॉप ऑफ द लिस्ट। ख़रीदार के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास ये कितनी रकम है और कितनी रकम में वो प्लॉट या घर या कोई प्रॉपर्टी किसी किस्म की ख़रीदना चाह रहा है। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि ये अगर इस चीज़ का वो तयन नहीं करेगा, इसको कैलकुलेट नहीं करेगा, तो बाद में उसके लिए परेशानी हो सकती है। उसको ये हरगिज़ मफरूज़े की बुनियाद पे ये सोचना नहीं चाहिए कि ये मेरे पास अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ मैं बयाना कर देता हूँ, बाकी बैलेंस पेमेंट जो है मेरा फला प्लॉट या फलां से मैंने रकम लेनी है या मैं किसी भाई से ले लूँगा, तो ये मफरूज़े की बात है। तो खुदा न खास्ता वो अगर कोई टाइम पार हो जाता है, वो टाइम गुजर जाता है, उसमें 3 महीने 4 महीने, तो वो मामला आगे जाके उलझ जाता है, लिटिगेशन में मामला चला जाता है। तो इसके अलावा उस इस बजट में उसको ये भी देखना चाहिए कि जिस जगह पे जगह वो खरीद रहा है वहाँ पे कुछ सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह होते हैं उसमें। इसके अलावा प्लॉट की कीमत है, डीलर की कमीशन है, और ये सारी जुमले कैलकुलेट करके और उसको अपना बजट बनाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बजट का तयन करना, कंफर्म करना, ये बहुत ज़रूरी है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। बजट के बाद एक फैक्टर है कि सर्वे करे, वो मार्केट का सर्वे करे, ताकि उसके लिए ये आसानी पैदा हो जाए कि आप एक मैक्सिमम उसमें पॉसिबिलिटी में जो है उसकी एक मल्टीपल ऑप्शन उसके सामने आ जाएगी। और वो सर्वे घर बैठ के थ्रू सोशल मीडिया, यानी कि जो मुख्तलिफ रियल एस्टेट की वेबसाइट है जैसे Zimmy.com है, OLX वगैरह, यहाँ से भी कर सकता है। और फिजिकल भी उसको जाना चाहिए, उस सोसाइटी के दफ्तर में जाना चाहिए जहाँ पे वो चीज़ खरीदना चाह रहा है, घर या प्लॉट, या फिर उस एरिया में के जो डीलर वगैरह हजरात हैं उनसे भी कंफर्म कर सकता है। तो ये सर्वे करना किसी भी परचेजर के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो सर्वे करता है उसके बाद वो घर आके अपनी फैमिली से कंसल्ट करता है, अपने बीवी बच्चों से कंसल्ट करता है कि ये बजट है, इस ये सर्वे किया या फला फला जगह पे ये प्लॉट मिलता है, ताकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ मशवरा करके सही वो स्टेप उठा सके। कोई भी अच्छी सी जगह उसके पास जो मल्टीपल ऑप्शंस होंगी उसके लिए ये बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये है कि परचेजर के लिए ज़रूरी है कि जब वो कोई घर या प्लॉट या कहीं से पसंद करके आता है, फैमिली के साथ मशवरा करता है, तो ये घर से बाहर किसी दोस्तों को या किसी डीलर, किसी और डीलर, अनऑथराइज डीलर को उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना मशवरा करने की ज़रूरत है। तो इसमें ज़ाहिर है वो प्लॉट अगर मार्केट में नहीं आया होता तो उसकी कीमत फिर बढ़ जाती है, तो ये उसके लिए, परचेजर के लिए भी परेशानी बन सकती है। बेहतर है कि अपनी फैमिली के साथ ही मशवरा करें। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ख़रीदार को चाहिए कि वो डायरेक्ट ओनर से डील करे। ठीक है, वो बीच में डीलर अगर आता है, आप डीलर से अपनी कमीशन तय कर लें और उनसे कहें भाई आपके साथ मेरी ये कमीशन है, जो प्राइस डिसाइड होगी, जो टर्म कंडीशन होगी, आप मुझे ओनर के साथ बिठा दें। डीलर, आपको पता है, वो अपने हीले बाने से कहे नहीं सर जी आप मुझ पर ट्रस्ट करें जी, आप वो इस तरह किसी को नहीं मिलता जी। वो कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं है, मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं कहीं और चला जाए। तो आप बिल्कुल साफ इस तरह कह सकते हैं उसको, डीलर को या कोई भी बंदा, उन्हें कि मैं ओनर के बगैर मैं आपसे डील नहीं कर सकता, आपकी जो कमीशन मैं आपको कमीशन दूंगा, ठीक है ना, लेकिन डील मैंने ओनर के साथ ही करनी है। आप मुझे सामने बिठा दें, जो टर्म कंडीशन होगी मैं उनके साथ ही तय करूँगा, ठीक है। और अच्छा, इसमें बाद का ये होता है कि ओवरसीज होते हैं, वो डीलर से रब्ता करते हैं, तो डीलर कहते हैं वो सर आप मुझे दे दें, आप मेरे नाम पे बयाना कर दें जी, आप टोकन कर दें जी, ये कर दें, वो करें। नहीं जी, जो भी पेमेंट करूंगा, जो डायरेक्ट डील करूंगा, मैं ओनर के साथ ही करूंगा, ठीक है। कमीशन आपकी आपकी आपको मिल जाएगी जो आपके साथ मेरी तय हो चुकी है, लेकिन मेरी डील ओनर के साथ ही डायरेक्ट करवाएं। आप यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार है, भाई है, भतीजा, जो भी रिश्तेदार है, कंसर्न आदमी, उसको बीच में डालें और डीलर को कहेंगे आप डायरेक्ट हमारी ओनर से आप डील करवाएं। बयाना जो होगा वो खरीदार के साथ डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, उसमें ट्रांसफर भी हो जाए तो सारा कुछ हो जाए, लेकिन मेन फैक्टर यही है कि आप डायरेक्ट ओनर से डील करें, बीच में किसी मिडिल मैन को आप बीच में ना लाएं, ना किसी को टोकन दें, ना किसी को कोई बयाना या कोई एक सिंगल पैसा भी ना दें किसी को। डायरेक्ट जो भी देना है आप ओनर को दें और ओनर से रसीद दें, और जो भी पेमेंट करनी है आपने चेक के जरिए ही करनी है। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद एक जो प्रोसेस आता है, जब आप बजट भी बना लेते हैं, सर्वे हो जाता है, फैमिली के साथ आप कंसल्ट कर लेते हैं,
डायरेक्ट ओनर से भी आपकी जब बात कंफर्म हो जाती है, ओनर के पास आप जाते हैं तो ज़ाहिर उस टाइम आप एक चेक की सूरत ले टोकन देते हैं, कंडीशनल उसे टोकन कहते हैं। उस टोकन की बैक पे आप लिख देते हैं जी फलां प्रॉपर्टी नंबर ये और इस अमाउंट का इतना ये वो हुआ है, उसको एक कंडीशनल चेक कहते हैं। वो आपने चेक का अमाउंट डिसाइड उनके साथ डिसाइड करके तो उसे कह रहे हैं जब तक ये पेपर वेरीफाई नहीं होंगे तब तक आपने ये चेक कैश नहीं कराना, ठीक है। या इसके मुतबादल भी मैं आपको चेक दे सकता हूँ, लेकिन ये कंडीशनल चेक है, आप इसको चेक कैश नहीं करा सकते। याद रखें, डीलर आप पे जोर लगाएगा और कहेगा नहीं जी आप कैसे कैश के बगैर वो नहीं है, ठीक है। और टोकन से भी ज़्यादा अमाउंट की आपसे डिमांड करेगा, ज़ाहिर है उसका अपना इंटरेस्ट का लेन देन होता है। वो कहता है जी टोकन पे मुझे कोई थोड़ी सी कमीशन मिल जाए, ये कुछ इस तरह के टैक्स होते हैं डीलर की तरफ से भी। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि चेक के जरिए आपने टोकन देना है। उसमें नाजरीन जो आप प्रॉपर्टी फर्स्ट करें घर खरीद रहे हैं उसकी डिटेल सारी होनी चाहिए उस टोकन में। अच्छा, ये टोकन जो होता है ये बेस कर रही है ये पूरी डील की। अगर इसमें कोई टोकन रसीद वो भला एक सादे कागज पे हो या आपके स्टाम्प पेपर पे हो, ठीक है, वही राइटिंग आना चाहिए, सारी डिटेल आनी चाहिए। लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं, लोग ये अमाउंट है, ये रकम है, ये इतना टाइम है, बस एक दो बातें करके बात खत्म। बाद में आगे चल के मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन, इस टोकन में क्या क्या होना चाहिए कि डिटेल आप प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि आप उस घर में क्या फिक्स एंड फिक्सर है, ठीक है। हालांकि ये छोटी सी बातें अंडरस्टूड बातें हैं, पार्ट ऑफ बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी आपको क्लियर कर देना बेहतर होता है। फिक्स एंड फिक्सर क्या है, इसकी मोटर क्या है, पानी की लगी हुई है जी, गीजर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं वगैरह वगैरह, ये चीज करनी कंफर्म होनी जरूरी है। और इसके अलावा नाजरीन मोड ऑफ पेमेंट भी आप उनसे कंफर्म कर लें, ठीक है। प्लाट है, ये घर है, ये कमर्शियल बिल्डिंग है, जो भी है, मोड ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि आप ये जो खरीदार होता है वो कहता है जी मैं यहाँ रजिस्ट्री जो है वो डीसी रेट पे करूंगा, बाकी जो सरप्लस अमाउंट है वो मैं आपको कैश दूंगा, ठीक है। और वो जो सेलर है वो जरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इस पे एग्री नहीं हो जाता कि मैं अपनी एफबीआर में इस अमाउंट को कैसे सेटल करूंगा जो अनडिक्लेयर बनी होगी। तो ये आपस में उनको डिसाइड करना चाहिए। वैसे इतना इशू कोई नहीं है, आप उसको अंडरस्टैंडिंग होती है सेलर के साथ कि जी ठीक है ये डीसी रेट है, बाकी हम आपको लमसम अमाउंट जो है ना एक अलहदा सा एक स्टाम्प पेपर लिख के मैं आपको दे दूंगा। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन ये क्लियर कर देना बेहतर होता है। बाद में जब ये बात छिड़ती है यानी कि ट्रांसफर के दौरान उस वक्त ये बड़ा इशू बनता है, तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओवरसीज़ के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि वो ये बातें सारी क्लियर करें अपने डीलर के जरिए, अपने भाई के जरिए। उसके अलावा जो ये कंफर्म करे कि उनसे ये सारी फाइल जो है कंफर्म करे कि ओनर के पास ये फाइल है, ओरिजिनल फाइल है। अगर तो ओरिजिनल फाइल है तो आप डील करें, अगर कोई फोटोकॉपी रखी हुई है तो आप डील कैंसिल करें। आपने कहना जी मैंने नहीं लेनी। अच्छा, उसमें ओरिजिनल फाइल में आप अगर कोई प्लॉट वगैरह है तो उसके मुतलका कंसर्न रजिस्ट्री के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आया कि एनओसी है, घर ले रहे हैं, उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, नक्शा है और ट्रांसफर लेटर है, उसकी सीएनएसी की कापी चेक करने फाइल में। बाकी डॉक्यूमेंट मुतलका जो भी हैं आप सारे थोड़ी आप चेक कर लें कि हाँ जी ये ओरिजिनल फाइल है और ये मालिक, मैं इस डायरेक्ट मालिक से डील कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है कि आप जब ओनर से बात कर रहे हैं वो कहते हैं जी मैं ही हूँ। जब आप फाइल देखते हैं तो फाइल में जनाब वो 3 बंदे 4 बंदे उसमें विरासत में है, वो किधर हैं जी? और जी ये 4 भाई हैं, 4 बंदों के नाम पे 1 भाई है और 3 बहनें हैं, 2 बहनें इधर है, 1 बहन बाहर है। अच्छा जी ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप जो बाहर है उसको एम्बेसी के जरिए उनसे भी आप वो साइन अंगूठे लेने हैं सारा कुछ, और इनसे भी लेना है, टोकन रसीद पे ये लिखना है। अच्छा, विरासत में एक बात बहुत ज़रूरी है, यूट्यूब पे लोग बताते नहीं है, ये आपको चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप टोकन देने लगे अगर उसमें विरासत में जगह है कोई 3-4 मेंबर है, 5 मेंबर हैं, जो भी है उसने किसी को ऑथोराइज किया है, अटॉर्नी भी आपने कंफर्म करनी है, लेकिन कोशिश यही करना है डायरेक्ट साइन सबसे लेनी है। इसमें यह होता है कि जब विरासत में मेंबर ज्यादा हों, एक से ज्यादा 2 3 4 5 6 7, तो उसके लिए एक अलग सी एक आप शीट बना ले, एक्सेल शीट बना ले, एक कागज में बना ले, एक उसकी हाँ जी ये आपका नाम है, ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये आपका शरीयत के मुताबिक ये आपका शेयर बनेगा, आपको ये इसका अलग पे ऑर्डर दूंगा, आप इस पे एग्री हैं। ये सारे कागज रफ साइड लिख के उनको दिखाना है आपने, ठीक है। ये शुरू में लिख के जाना है, अगर डीलर नहीं बताता तो बाद में ये पता चलेगा, लेकिन जब आप फाइल चेक करेंगे, फाइल इसी वजह से मैं जोर दे रहा हूँ कि जब आप टोकन देने जाएं तो उस वक्त आप मौके पे फाइल देखेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर डीलर आपको क्लियर कर देता है पहले से ही कि ये इतने इतने मेंबर है फला फला, सारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए अलग सी तारीफ बना के जाए, उनसे सबसे साइन अंगूठे ले ले और उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ भी ले ले जितने मेम्बरान हैं, ताकि आगे चल के ना जब आप बयाना लिखने लगे तो वो कोई मेंबर स्लिप ना हो जाए, वो कह रहे नहीं जी मेरा तो इतना ही सा बंदा है, आप इतना ही सा दे रहे हैं, नहीं जी मैं तो इतना लूंगा, तो ये मसले मसाइल बनते नाज़रीन। तो इसमें कोई कमर्शियल जो प्लाजा होता है
कमर्शियल प्लाजे की खरीदारी में भी सारी डिटेल आप ओनर से मांग लेते हैं कि आप ये सारे कितना कवर्ड एरिया है, कितने फ्लोर है, कितने किराए पे चढ़ा हुआ है, कितने बंदों के नाम पे, ये उसकी भी कमर्शियल प्लाट है या प्लाजा है, जो भी है उसकी भी डिटेल लेनी चाहिए। ये सारी डिटेल जो है आपकी टोकन मनी पे आ जानी चाहिए, चाहे वो स्टाम्प पेपर पे लिख लें या इस पे कागज पे लिख लें। जी नाजरीन, इसके बाद टोकन मनी के बाद एक अगला नेक्स्ट स्टेप जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए स्टेप आता है। तो मैं आपको ये तजवीज़ करूँगा परचेज़र के लिए कि वो सेलर को कहे जी मैंने आपको टोकन दे दिए कंडीशनल, आप मुझे इसकी फ़ाइल चेक करवा के दें, चाहे कोई सोसाइटी में प्लाट है या घर है या ख़ास तौर पे एलडीए में। तो मैं आपको ये तजवीज़ करूँगा कि जब सेलर उसकी वेरिफिकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल वहाँ पे करेगा तो वो हर चीज़ क्लियर इन राइटिंग सोसाइटी दे देती है, ये एलडीए, ठीक है। आप फर्ज करें एलडीए में भी जाते हैं तो वो आपको इन राइटिंग 2 दिन 3 दिन, वो एक मामूली सी फीस होती है बैंक में जमा करानी है, वो आप 2-3 दिन बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की टेबल के आगे रखी होती है, वो आपको बता देता है। बाद में तो जो सेलर होता है उसकी नॉलेज में नहीं होती चीज़ें कि फाइल में क्या आउटस्टैंडिंग है या क्या फॉल्ट है, वो हर चीज़ क्लियर करके बता देता है। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलडीए पे या मुतलका सोसाइटी पे आ जाती है, ठीक है। उसमें आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी, सेलर परचेजर दोनों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल, ऐसा नहीं है कि आप किसी को जल्दी में कहा जी डीलर आपको कहा सर कोई मसला नहीं, मेरा फलां बंदा वाकिफ है सोसाइटी में, आप आए हैं मेरे साथ चेक करें फाइल, ठीक है, तसल्ली हो जाती है, फाइल आप काबिल आदमी को लेके जाते हैं, हो भी जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है कि इन राइटिंग सोसाइटी आपको लिख के दे दे कि क्या क्या इशू है इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है कि ओवरसीज़ को जो यहाँ पे हमारे डीलर भाई होते हैं वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, अगर देते हैं तो वो अपना उसमें मफाद देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की कि वो बाज़ औक़ात जो ओवरसीज़ है वो उसके बहकावे में आ जाता है, ठीक है। और वो डीलर कहता है जी आप सर आप छोड़ जाओ, मेरे नाम पे बयाना कर दे, मेरे नाम पे टोकन कर दे, मैं आपका छोटा भाई हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, अगर और कोई बंदा नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, आपने थ्रू चेक के जरिए देना, कैश के जरिए देना, आप मुझे आप जब आएंगे ट्रांसफर तो बाकी पेमेंट आप दे देना। तो नहीं, इस तरह नहीं करनी। और इस तरह बाजू का तो लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, आप डायरेक्ट उनको उनसे रसीद लें ऑनलाइन, जो ओनर है, और उसे स्काइप पे या इस तरह आप उनके अपने सामने रख के ऑनलाइन उनसे साइन अंगूठी लें ओनर से, ठीक है। ये टोकन की रसीद है या ये बयाना हम लिख रहे हैं, ये बयाना, ये सारे शनाख्ती कार्ड नंबर सारा पहले आपने पढ़ना है, उसके पढ़ने के बाद आपने उस पर साइन करने हैं। लेकिन इसमें बाद वो ऑनलाइन भी लोग साइन कर देते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि वो जो बयाना यहाँ से अगर पाकिस्तान से वो भेजता है आपको दुनिया के किसी मुल्क में भी, तो वो थ्रू एम्बेसी उसको वेरीफाई करके वो उस बयाने को ओरिजिनल वापस भेज दे। तो ये ज़्यादा बेहतर ऑथेंटिक तरीका है ओवरसीज़ के लिए, और परचेजर के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि वो इस तरह साइन अंगूठी ले लें उनसे। नाज़रीन, जब आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं फाइल की, तो उसके बाद होना ये चाहिए कि इस डील को आप कॉन्फिडेंशियल रखें। कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो जब टोकन दे आते हैं तो वो खुशी से संभाले नहीं पाते, वो कहते हैं जी हम अपने ख़ानदान में ज़रा थोड़ा लोगों को बताएं जी, रिश्तेदारों को बताएं जी हमने ये घर खरीद लिया है। हालांकि टोकन मनी अभी तो स्टेप उठाया है, वो रास्ते में कोई पुराना डीलर मिल जाता है, हाँ जी जनाब शेख साहब क्या बने, वो जी मैं आज प्लाट खरीद लिया जी, अच्छा जी कितने में खरीदा है, किससे खरीदा है, आप क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी सारी, कुछ बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जब तक ये डील मिच्योर नहीं होती, ट्रांसफर नहीं होता, आप उस घर का कब्जा नहीं ले लेते, इस डील को आप मिच्योर ही रहने दें, कॉन्फिडेंशियल रहने दें। अच्छा नाज़रीन, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि ये हम बात आप तक कर रहे हैं ये प्लॉट घरों की सोसाइटी में, एलडीए की स्कीम में ये कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ओपन लैंड हो, कोई रकबा हो, वहाँ पे कुछ डिफरेंट डील होती है। बाकी प्रोसेस से इसी तरह टोकन का जिस तरह मैंने सारी टेम्पलेशन बताई है, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा ये होता है कि ओपन लैंड किसका प्लॉट किस जगह पड़ा हुआ है, उसका खितौनी नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, उसका अक्स के मुताबिक नक्शा राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, शुमाल जनूब क्या है, उसकी महल्ले को एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म करें और मौके पे जाके करें, ठीक है। किसी भी सूरत में आप टोकन देने से पहले एग्जैक्ट वहाँ जगह जाके देखे चेक करें, अच्छा उसमें उसकी पैमाइश भी कर ले, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और बाद जो आप हमारे डीलर भाई होते हैं उसका फ्रंट कुछ बताते हैं, मौके पे फ्रंट कुछ होता है, उसकी डायमेंशन कुछ होती है, उसकी जो डायमेंशन होती है वो भी थोड़ी मुख्तलिफ आ जाती है। लेकिन जब आप फीता लेके आप जाएंगे मौके पे पैमाइश करेंगे तो उसमें फ़र्क निकल आता है, बाज़ तो एग्जैक्ट भी होती है, लेकिन बेहतर है कि आप उस चीज़ को कोई इस तरह का स्टेप उठा लिया करें तो बेहतर है।
बाद प्रोसेस आता है बयाने का। तो नाजरीन, जब बयाना लिखा जाता है तो वो आप इसकी सारी बेस पीछे जितनी मैंने बातें की हैं, टोकन मनी की लंबी डिस्कशन की है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बयाने में आएगी। ठीक है, आपकी सारी डील है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, हर चीज़ इसमें आ जाएगी बयाने में। और याद रखिएगा, कोई भी आप पेमेंट करते हैं, चाहे टोकन के ज़रिए या कोई भी एक्सपेंसेस हैं या कोई भी, बयाने में आप चेक के ज़रिए ही हर चीज़ थ्रू चेक पे ऑर्डर की सूरत में आपने देना है। और इसके बगैर आपने कोई कैश मनी किसी को नहीं देना, सिर्फ ऑनर को उसके नाम का चेक देना है, ये बयाने में लिखा जाएगा। नाज़रीन, जब आपका बयाना लिखा जाता है तो उसके बाद बेहतर होता है कि आप वो प्लॉट ख़रीद रहे हैं या बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो उसका एक ऐड अखबार में दे दें, ज़्यादा बेहतर है। और उसमें ये पता चल जाएगा लोगों को कि ये हाँ जी ये प्लॉट बिक गया है, और ये बयाना दे दिया। उसमें अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है तो वो आपका उसमें नंबर, आपका लॉयर के जरिए अगर आपने ऐड दिया तो उसका ज़ाहिर फ़ोन नंबर होगा, तो वो उससे रब्ता करेंगे या उसके ऑफिस के एड्रेस पे। तो अगर ये ऐड दे देते हैं तो ये आपके लिए, परचेजर के लिए बहुत बेहतर है। तो अगर कोई बयाना आप कर लेते हैं उसके बाद आप ऐड दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं तो हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि उस कोई भी प्रॉपर्टी होती है, इवन कि आप बिल्कुल क्लियर होती है, हर चीज़ आपके सामने क्लियर होती है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप ऐड देने में क्या हर्ज है। 800-900 का 1000 रुपये का इशार आ गया, छोटा सा इशार दे दें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा आगे चल के। अच्छा नाजरीन, इसके बाद फाइनल एक स्टेज आती है कि आपने घर का कब्ज़ा लेना है। ठीक है, आपकी टोकन मनी में सारी टर्म कंडीशन आ गई। एक बात मैंने आपसे गुजारिश की थी टोकन मनी में, कि जब आप टोकन मनी देने लगे हैं तो उनसे आप लैंडलॉर्ड से यानी सेलर से आप ये चीज़ कंफर्म कर लें, क्लियर कर लें कि वो घर में फिक्स एंड फिक्स जो चीज़ें सामान है उस घर समेत क्या क्या चीज़ वो दे रहा है, और वो चीज़ें और प्लस जो ओरिजिनल फाइल है वो आपने लेनी है। अच्छा, इसमें ना डीलर को चाहिए कि अगर डीलर के ज़रिए डील कर रहे हैं तो वो एक हैंडिंग और टेकिंग एक लेटर लिखा जाता है, और उसमें हैंडिंग और टेकिंग यानी लेने वाला सेलर परचेजर दोनों के साइन अंगूठे आ जाते हैं, और 2 विटनेस भी डाल दें। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप कब्ज़ा ले लेंगे, हैंडिंग टेकिंग में जो चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड की होती हैं, और इसमें जब आप कब्ज़ा पोजीशन ले लेते हैं, उसके बाद ना सेलर उसको कुछ कह सकता है जी मेरी ये चीज़ रह गई तो मैंने उठानी है, या परचेज़र ये नहीं कह सकते नहीं मैंने ये चीज़ें सारी डिसाइड हुई। यानी हर चीज़ क्लियरिटी के साथ उसमें ना हैंडिंग टेकिंग में आप दोनों बरी हो जाते हैं, बिल्कुल आपको कब्ज़ा मिल जाता है, और ये फाइनल डील का हिस्सा है। ठीक है, इन पॉइंट्स पे अगर आप अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी, और कोशिश करेंगे कि हम इससे ऑनवर्ड इस तरह की मालूमाती वीडियो बनाकर आपको मालूमात देते रहें। आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें उन दोस्तों के लिए जिनको ये मालूमात की ज़रूरत है।